हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियाँ भाग 43। राजकुमारी बुआ और आदर्श फूफा को सुबह सुबह अपने घर में देखकर मिश्रा जी हैरान थे। वे उनके सामने चले आए और कहा, अरे आप दोनों सवेरे सवेरे यहाँ क्या कर रहे हैं? सब ठीक है ना? का साले साहब, हमको यहाँ देखकर आपके चेहरे का रंग काहे उड़ गवा? हमें यहाँ देखकर खुश नहीं हैं आप? आदर्श फूफा ने गुस्से से कहा। मिश्रा जी ने सुना तो समझ गए कि दाल में कुछ काला है। गुड्डू को देर हो रही थी, इसलिए उसने मिश्रा जी से कहा, अच्छा पिताजी, हम निकलते हैं, हमें देर हो जाएगी। कहाँ निकलते हैं? यहाँ रुको जरा, तुम भी तो देखो अपने पिताजी की मनमानी। आदर्श फूफा ने गुड्डू की बाह पकड़कर उसे रोकते हुए कहा। गुड्डू को रुकना पड़ा। उसने हैरानी से मिश्रा जी की तरफ देखा तो मिश्रा जी ने हैरानी भरे स्वर में कहा, आदर्श बाबू, अब कौन सी मनमानी किए रहे हम? आदर्श फूफा ने सुना तो भुआ की तरफ देखा और उछलकर कहा, ल्यो, तुम्हारे भैया को तो मालूम ही नहीं है कि जे का मनमानी किए रहे। राजकुमारी, जरा बताओ जे का भैया, हम का आपके और जे घर के लिए इतने पराये हो गए कि बिटिया की शादी तय किए रहे और हमका बुलाया तक नहीं? का इतने बुरे हो गए हम, या फिर हमारी अम्मा के गुजर जाने के बाद हमारे जे घर से कोनो रिश्तो नहीं रहो? कहते कहते भुआ साड़ी का पल्लू मुंह में दबाकर रो पड़ी। मिश्रा जी ने सुना तो उन्होंने हैरानी से राजकुमारी को देखा, क्योंकि उन्होंने राजकुमारी क्या बल्कि अपने किसी भी रिश्तेदार को नहीं बुलाया था और अभी उन्होंने सिर्फ रिश्ता पक्का किया था। ना कोई बड़ी सगाई की, ना कोई फंक्शन। लेकिन राजकुमारी भुआ के मुंह से ये सब बातें सुनकर मिश्रा जी परेशान हो गए। क्यों, क्या हुआ? बोलते काहे नहीं? मुंह में दही जमाई लिए हो? आदर्श फूफा ने मिश्रा जी से कहा। गुड्डू ने सुना तो आदर्श फूफा से अपनी बाँह छुड़ाकर कहा, ए फूफा, बहुत ही ज्यादा हो रहा है आपका। अरे जाती तो तुम्हारे बाप किए हैं बेचारी हमारी राजकुमारी के साथ। इनकी अम्मा का गुजरी, भैया भाभी ने तो जैसे रिश्ता ही तोड़ दो। आदर्श फूफा ने कहा, फिजूल की बातें मत कीजिए आदर्श बाबू। हमने राजकुमारी को जिगर में आने से कब रोका? जितना ई घर में हमारा हक है उतना राजकुमारी का भी है। जब चाहे तभी घर में आ जा सकती है। और रही विद्या की शादी की बात, तो अभी सिर्फ रिश्ता पक्का हुआ है, शादी में बुलाएंगे नहीं का आप दोनों को? आदर्श बापू ने सुना तो मुंह बनाकर कहा, अरे हमें तो आपकी नियत में पहले से खोट लग रहा हो। जैसे रिश्ता तय करते वक्त नहीं बुलाए, वैसे ही शादी में बुलाओगे। आदर्श बाबू की बात सुनकर लवली को गुस्सा आया। वह जैसे ही फूफा को बोलने के लिए उनकी तरफ बढ़ा, गुड्डू ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और धीरे से कहा, जाने दो लवली भैया, जे फूफा का हमेशा का यही ड्रामा है। कोई ना कोई टॉपिक ले आएंगे 2-4 महीने में। अरे लेकिन गुड्डू जे कुछ भी बोले जा रहे हैं। लवली ने भी गुस्से से धीमे स्वर में कहा, लवली भैया, हमको तो बस ये जानना है कि जे तोता मैना की जोड़ी को जे बात बताकर आग किसने लगाई है। एक बार होगा पता चल जाए, कसम से चप्पल से मार के भरता बना देंगे उस ससुरे का। साला यही घर मिला था आग लगाने को। गुड्डू ने गुस्से से भुनभुना कर कहा। राजकुमारी बुआ तब तक अपना रोना धोना करके अपना कोटा पूरा कर चुकी थी, इसलिए आदर्श फूफा को साइड कर मिश्रा जी से कहा, अरे वो तो भला हो बेचारे वो गोलू का, जो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और हमका सारी खबर दिए रहे। गोलू का नाम सुनते ही मिश्रा जी की भवें तन गई और गुड्डू का मुंह भी खुला का खुला रह गया। लवली को कुछ समझ नहीं आया तो उसने कहा, जे व्हाट्सएप ग्रुप का है? अरे जहां पल में बात सबसे एक जन से दूसरे जन के पास पहुंच जाती है। व्हाट्सएप का कहते हैं उसे अंग्रेजी में? भुआ ने सोचते हुए कहा। व्हाट्सएप भुआ? गुड्डू ने मिमिया कर कहा, हाँ वही जो गुड्डू कह रहे। गुलवा हिया की हर खबर हमें देत रहा, ओ के जरिए, और ओ से ही हमें पता चला कि ल्यो, हिया तो हमारे भैया और भाभी बिटिया को प्यार तय कर रहे और हमें खबर तक नहीं। कहते हुए भुआ ने फिर मिश्रा जी की तरफ देखा और गुस्से से कहा, राशन कार्ड में हमारा नाम बचो है कि वो भी काट दिए रहे भैया। अरे का कुछ भी कह रही हो राजकुमारी तुम हो? अरे तुम का गैर हो जो तुमको नहीं बताएंगे? अरे रिश्ता पक्का करने आए थे शगुन के घर वाले और पक्का करके चले गए। अब का जे के लिए तुमको इतनी दूर बुलाते, और वो साला भंड गोलू वो तुमको बताए रहा और तुम अपने भरतार की पूंछ पकड़े पकड़े यहाँ चली आई और लगी टेसू बहाने। मिश्रा जी ने राजकुमारी भुआ को फटकार लगाकर कहा। भुआ ने जैसे ही सुना
एक बार फिर साड़ी का पल्लू मुंह में खोस कर सुबकने लगी। अब सब रायता गोलू की वजह से फैला है, ये जानकर लवली गुड्डू के पास आया और दबे स्वर में कहा, चप्पल लेकर आएगा? जो सब रायता ना तुम्हारे उस जिगर के टुकड़े गोलू महाराज ने फैलाया है। अरे हमको तो सोचकर ही हैरानी हो रही है, भुआ के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, जो मोहल्ला की औरतन और तुम्हारी गोलू माँ 19-20 का फर्क है। गुड्डू तुम्हारे दोस्त हैं, तुम संभालो, हम तो जाते हैं। लवली भैया, लवली भैया, गुड्डू कहता ही रह गया और लवली वहां से चला गया। गुड्डू ने घड़ी में वक्त देखा, गोलू अब तक चौक पहुंच चुका होगा, लेकिन अब यहां से निकले भी तो कैसे। सुनो मिश्रा, खबरदार, जो हमारी फूल जैसी राजकुमारी को कुछ कहे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर एक तो गलती किए, ऊपर से हम ही जलील कर रहे हो। अगर आपके मन में खोट नहीं होता तो क्या आप हमें खबर नहीं करते? पर आप ना हमें बुलाना ही नहीं चाहते थे। कहा है कि आपको लगा बिटिया का फूफा है, शादी में कोई ना कोई नाटक करेगा ही करेगा। ऐसे ही तो बोल बोल के फूफा जात को बदनाम कर रखा है आप सबने। आदर्श फूफा ने कहा। फूल बताए रहे हैं? अरे बुद्धि पर तो 2.5 किलो का पत्थर पड़ा है इनके। उस साला गुलुआ कुछ भी बकत रहा और जे सच मानकर यहाँ चली आई। मिश्रा जी बड़बड़ाए। गुड्डू ने देखा कि मिश्रा जी और फूफा आपस में उलझे हुए हैं, तो वह चुपचाप वहां से निकल गया। क्यों बोलती बंद हो गई आपकी? जेखर के इकलौते दामाद हैं हम, हमें काहे खबर नहीं की आपने? आदर्श फूफा ने गुस्से से कहा। मिश्रा जी कहे तो कहे क्या, बोले तो बोले क्या, गलती तो उनसे हुई थी, और गलती ये कि उन्होंने आज गोलू को जिंदा छोड़ दिया। जैसी गोलू की हरकतें थी, उसको भी अपनी अम्मा के साथ स्वर्ग भेज देना चाहिए था। मिश्रा जी को कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने गुस्से में आकर कहा, हाँ नाही की खबर, बताओ क्या कर लोगे? हमारी बिटिया है, हमाओ मन है, हम जिसे चाहे बुलाए उसे बुलाए, आपको का मतलब? हमाओ कुछ नहीं है का अब हमारे घर से कोनो रिश्ता नहीं रहा? भुआ ने आकर कहा। शोर शराबा सुनकर मिश्राइन बाहर आई और जब भुआ फूफा को घर में देखा तो हैरानी भरे स्वर में कहा, अरे जिज्जी, आदर्श बाबू, आप लोग यहाँ? अरे काहे कि जिज्जी और काहे कि बाबू, पहले पूछिए अपने भरतार से कि जब बिटिया का ब्याह तय किए रहे तो हमें काहे नहीं बुलाया? हमका ब्याह रुकवा देते हो का कि लड़के को भगा देते? आदर्श फूफा ने कहा। मिश्राई ने सुना तो हैरानी से मिश्रा जी को देखने लगी। उन्हें तो कुछ समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। मिश्रा जी ने आदर्श फूफा को देखा और कहा, चलिए मान लीजिए हमने नहीं बुलाया, भूल गए, तो अब का आप दोनों मिलकर तांडव करेंगे हमारे सर पर? तांडव नहीं करेंगे मिश्रा जी, अब जब तक विद्या का ब्याह नहीं हो जाता तब तक हम और राजकुमारी यही रहेंगे आपकी छाती पर। जगह के फूफा है ना हम, तो अब देखिए हम फूफा रूप। ए राजकुमारी, चलो, अब का रो रोकर पूरी साड़ी भी गोलोगी। कहकर आदर्श फूफा मिश्रा जी का जवाब सुने बिना ही राजकुमारी भुआ को लेकर अंदर चले गए। मिश्रा जी ने गुस्से का घूंट निगला और आसमान की तरफ देखा। ए गुड्डू के पिताजी, ये सब का है? विद्या के बामा तो अभी 5 महीना बाकी है, तब तक का जिज्जी और आदर्श बाबू यहाँ रहे हैं। मिश्राइन ने मिश्रा जी के पास आकर कहा। मिश्रा जी ने मिश्राइन की तरफ देखा और थोड़ा गुस्से से कहा, जिस सब वो तिकड़म 5 गोलू की वजह से हुआ है। उस ससुरे को कौन बोला राजकुमारी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए? ओके लगाई आग की लपेटे में सबसे पहले जे घर निकली है। मिश्राइन ने सुना तो परेशान से अंदर चली गई और मिश्रा जी गुस्से से चिल्लाए, गोलू, बस एक बार हमारे हाथ लग जाओ, ये बार तुम्हारा काम एंड फाइनल कर देंगे हम। चकिया चंदौली। अबे तुमरे वो टेंट वाले का हुआ रे बिरजू? कल शादी है और घर में अभी तक टेंट नहीं लगाओ, कब बिंदिया की विदाई के बाद लगाओगे? मंगेश ने अपने छोटे भाई को घुड़क कर कहा। अरे भैया, चिंता काहे करते हो, कानपुर के सबसे बेस्ट टेंट वाले को बुक किए हैं हम, आ जाएंगे और आते ही लगवा भी देंगे, आप चिंता नहीं करो। हाथों में सामान उठाए बिरजू ने कहा और चला गया। अरे मंगेशवा, काहे इतना परेशान हो भैया, टेंट ना भी लगो तब भी बिंदिया को ब्याह हमारे साले के लौंडे से ही होगो। एक जानी पहचानी आवाज मंगेश के कानों में पड़ी। उसने पलट कर देखा तो बड़ी सी मुस्कान उसके होठों पर फैल गई और उसने कहा, अरे आओ लल्लन आओ, जेल से कब छूटे? बस जैसे हमारे साले ने हमें बताया कि उसके लौंडे ऋतिक को ब्याह है, बस हम आओ जेल से बाहर। कहा है कि ब्याह शादी में जब तक फूफा ना हो मजा नहीं ना आता है, और फिर जब ये सब पता चला कि उस ससुरे का ब्याह तुम्हारी बिटिया संग है, तो भैया हम खुद को रोक नहीं पाए तुमसे मिलने के लिए,
और यहाँ चले आए। ए मंगेशवा, पिछली बातों को भूल कर क्यों ना अपने रिश्तों को रिश्तेदारी में बदल ले। अरे लल्लन, क्या बात करते हो, आओ गले मिलो, अब तो समधी हो गए हम। कहते हुए मंगेश ने लल्लन को गले लगाया और फिर दूर होकर कहा, लेकिन तुम हो तो लड़के वालों की तरफ से हो, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो। अरे तुम्हारी बिटिया हमरी बिटिया, जब बारात आएगी तो तुम्हारे साथ मिलकर उसका स्वागत कर देंगे, और जब वापस जाएगी तो हम वापस मिलकर घर चले जाएंगे। लल्लन ने कहा तो मंगेश हंस पड़ा और फिर लल्लन को शादी की तैयारियां दिखाने के लिए अपने साथ ले गया। बिंदिया अपने कमरे में औंधे मुंह गिरे आंसू बहा रही थी। कल उसकी शादी थी और आज संगीत और मेहंदी, लेकिन बिंदिया को तो इन सब से कोई खुशी नहीं मिली। हर गुजरने वाला पल उस पर पहाड़ सा गिर रहा था। न लवली से उसकी बात हो पा रही थी, न ही वह वहां से भाग सकती थी। कुछ देर बाद बिंदिया की सहेली रूपा आई और कहा, ए बिंदिया, तुमको पता है तुम्हारे होने वाले दूल्हे का नाम ऋतिक है। अभी अभी बाहर से सुनकर आए हैं हम। हाय, नाम इतना प्यारा है, ऋतिक बाबू कैसे होंगे। ए तुम्हारे पास हो कि कोनो फोटो है क्या? है तो हमको दिखाओ ना। ए बिंदिया, हम तुमसे बात कर रहे हैं, दिखाओ ना का फोटो। बिंदिया ने सुना तो रूपा की तरफ देखा और गुस्से से कहा, भाड़ में जाओ, नहीं है हमारे पास हो कि कोनो फोटो, और ना ही हमें उसे ब्याह करना है। रूपा ने सुना तो हैरानी से बिंदिया को देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू देखकर रूपा ने अपना हाथ बिंदिया के कंधे पर रखा और कहा, जे तुम क्या कह रही हो बिंदिया? अरे कल तुम्हारी शादी है और बाहर तुम्हारी शादी के सब इंतजाम हो चुके हैं, और तुम कह रही हो कि तुमको उसे ब्याह नहीं करना। हाँ हाँ, नहीं करना, हमें उसे ब्याह नहीं करना, हम किसी और को चाहते हैं। हम लवली से प्यार करते हैं रूपा, और अगर ओके अलावा किसी और से शादी हुई तो हम मर जाएंगे। बिंदिया ने कहा, क्या तुम सच कह रही हो? रूपा ने पूछा तो बिंदिया ने उसे सब बातें बता दी और फिर अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। बिंदिया को रोते देखकर रूपा को अच्छा नहीं लगा तो उसने प्यार से कहा, रो ना बिंदिया, तुम बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। बिंदिया ने सुना तो रोना बंद किया और रूपा के हाथों को थाम कर कहा, रूपा तुम हमारा एक काम करोगी? हाँ बिंदिया बोलो, रूपा ने कहा। बिंदिया ने अपने आंसू पोंछे और उठकर कमरे में रखी टेबल के पास चली आई। उसने वहां पड़ी नोटबुक और पेन को उठाया और एक पन्ने पर कुछ लिखने लगी। बिंदिया ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर लिखना जानती थी, इसलिए उसने कागज पर कुछ लिखा और मोड़कर उसे एक लिफाफे में रख दिया। साथ ही एक छोटी शीशी भी उस लिफाफे में डाल दी और लिफाफे को बंद कर दिया और रूपा के पास आकर कहा, रूपा, जे कागज कानपुर में आनंद मिश्रा के घर में रह रहे लवली तक पहुंचाई दो। बस हमारी इतनी सी मदद कर दो, हम तुम्हारे एहसान जिंदगी भर नहीं भूले हैं। का कानपुर? पर बिंदिया, कानपुर तो यहाँ से बहुत ही दूर है, वहां पहुंचने में ही 6-7 घंटा लग जाई है, और बापू हमें वहां जाने नहीं देंगे। रूपा ने अपनी मजबूरी बताई। रूपा, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। जे कागज का लवली तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है, वरना बहुत देर हो जाएगी। कहते कहते बिंदिया की आंखों में फिर आंसू भर आए। तुम उसे फोन करके खबर नहीं करती? रूपा ने कहा, फोन नहीं है हमारे पास, ना ही लवली का नंबर है। जब मिश्रा जी के घर का पता हमें बस याद था ही लिए। तुम कैसे भी करके जे लवली तक पहुंचाए दो। बिंदिया ने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है, हम कोशिश करते हैं। अभी एक ठो बस जाएगी चकिया से कानपुर, ओका कंडक्टर हमारे पहचान के हैं, हम उन्हें दे देंगे। वही बस रात माँ कानपुर से वापस भी आती है। रूपा ने लिफाफा अपने दुपट्टे में छुपाकर कहा और वहां से चली गई। बिंदिया ने गहरी सांस ली और वहीं दीवार के सहारे नीचे जमीन पर बैठ गई। उसके पास अब बस सिर्फ 2 दिन बचे थे। तो दोस्तों, वेदी की शादी तक क्या मिश्रा खानदान झेल पाएगा आदर्श फूफा और राजकुमारी भुआ को? मिश्रा जी के घर में अनजाने में लगाई आग में क्या जलने वाले हैं गोलू के अपने हाथ? बिंदिया ने क्या लिखा उस कागज में, लवली के लिए, और शीशे में क्या था? जानने के लिए सुनते रहिए मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय। और हाँ, कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।